अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो दिलों में नूर ईमान पैदा करने वाला है। जी, दिस इज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल लेक्चर presented by Harunabad Science College. This is lecture number 4 for inter part 2. This is lecture number 4. My phone number and email is mentioned over here, and I have mentioned some coordination timing for your questions and queries. So start करते हैं हमारा आज का टॉपिक। So our today's topic our today's topic is limit of a function. So आज हम लोगों ने पढ़ना है कि limit of a function की लिमिट क्या होता है। So सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। Let a function f of x be defined on open interval near the number a if x approaches a from both left or right of a if x approaches a from both left and right of a, f of x approaches f of a. F of x approaches specific number L, and L is called the limit of f of x as x approaches a. So this is symbolically written as in this way. So as x approaches a, as x approaches a, f of x approaches L, as limit of f of x is x approaches a and which is L. So यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि किसी भी नंबर की अगर हम लोगों ने लिमिट लेनी है तो लिमिट का मतलब होता है if x approaches a। अगर आप लोग कह रहे हो कि for example this is let's say, so let this be a coordinate plane. This is your x-axis, this is your y-axis. You need to let this is a graph y is equal to f of x. So मान लेते हैं कि ये किसी फंक्शन f of x का ग्राफ है जो कि y is equal to f of x है। अब हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम मैंने यहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम मैंने a रखा। यहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंट रखा जिसका नाम हम लोगों ने b रखा। तब अब हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट, अगर मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पर पहुंचूं, b पर पहुंच जाऊं, a से मैं b की तरफ मूव करूं, तो यहां पर पहुंचना चाहता हूं मैं, तो मैं लिमिट लगाऊंगा। लिमिट अगर मैं a पर खड़ा हूं, अगर मैं इधर खड़ा हूं तो मैं b पर पहुंचना चाहता हूं, तो मैं लिमिट लगाऊंगा a अप्रोचेस, a पहुंच रहा है b को, a पहुंच रहा है b पर। किस फंक्शन के तहत? इस फंक्शन के तहत, f of x के तहत। f of x कोई भी फंक्शन होगा जिस पर आप लिमिट लगाओगे, और रिजल्ट में अब देखें a कोई कांस्टेंट नंबर है, इसके रिस्पेक्ट में ये x एक्सिस का एक पॉइंट कांस्टेंट है, b एक फंक्शनल वैल्यू है, इसके रिस्पेक्ट में एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये भी x एक्सिस पे कांस्टेंट नंबर है। दिस लेंथ इज कॉल्ड f of b, this length is called f of a, this length is a on x-axis, and this length is b on x-axis. So these are the constant. ये constant है, a भी constant है, ये b भी constant है, यहाँ पर a भी constant है। अगर आप वेरिएबल में constant रखोगे तो फंक्शन में आपके पास कोई constant नंबर मिलेगा। अगर वो डिफाइंड नंबर हो तो आपका ये लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो लिमिट ऑफ व्हाट, पहला क्वेश्चन बनता है हमारा लिमिट ऑफ व्हाट। लिमिट किसकी लिमिट? ऑफ कोर्स किसी ना किसी फंक्शन की लिमिट होगी। लिमिट ऑफ व्हाट? फंक्शंस लिमिट। हम लोग लिमिट किसकी लेंगे? फंक्शन की लिमिट। सो व्हाट इज लिमिट? अब अगला क्वेश्चन क्या है कि लिमिट है क्या?
So it is the value of function very close to some point written as, so this is the value of function very close to this point a of the function f of x is called the limiting value of fn. यहाँ पर उन्होंने बुक में ये जो f of a कांस्टेंट है इसे l से रिप्रेजेंट किया है. So it is the definition. It is the value of function very close. It is the value of function very close to some point written as in this form is called the limiting value of the function. As x approaches a means approximating value of a. यहाँ पर जो x approaches a का मतलब है ये approximating value है. जैसे हम लोगों ने पिछले केस में डिस्कस किया था a b पर a पहुंच जाता b पर. फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है आपके पास, आप लोग फिलहाल यहाँ पे खड़े हो, इसको मान लो नाम दे दिया x का, ठीक है. Actually these all are the points of x because this is your x axis, because this is your x axis. ये x axis है, इसका मतलब ये सारे के सारे पॉइंट x के पॉइंट है. इसको मान लेते हैं x1 पॉइंट और इस पॉइंट को मान लेते हैं, इस पॉइंट x एक्सिस का ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मान लेते हैं x2. इसके रिस्पेक्ट में ये जो लेंथ बनेगी, ये लेंथ y एक्सिस की ये बनेगी f of x2, f of x2 और ये लेंथ अपने आप में f of x1 बनेगी. तो कहने का मतलब है कि व्हाट इज लिमिट? लिमिट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन very क्लोज टू दैट पॉइंट. मान लो कि हम लोगों ने लिमिट लेनी है. लिमिट ये मैंने आगे कहीं एक्सप्लेन किया हुआ है. सो यहाँ पर डेफिनेशन को हम लोग फर्दर, यहाँ पर मैंने इसे एक्सटेंशन दी है. सो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास था कोई पॉइंट x, हम लोगों ने यहाँ से आना है, ओरिजिन पे खड़े हैं, हम लोगों ने यहाँ पे आना है. सो x इज इक्वल टू 2 है. यहाँ पर जो हमारा ये जो पॉइंट है, ये 2 पर पड़ा है, ठीक है. तो हम लोगों ने लिमिट लगाई, यहाँ से चलना है, हम लोगों ने 2 पर पहुंचना है. तो लिमिट का मतलब क्या है? लिमिट कब एग्जिस्ट होगी? लिमिट का मतलब है कि आप लोगों ने इस 2 पर फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है. ये जो आपके पास फंक्शन है y is equal to f of x straight line, this straight line is your function. मैंने कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट किया होगा. So actually your function is, you need to solve limit x approaches to x raised to power 4 minus x by 2. इसको हम लोगों ने हल करना है. ये एक फंक्शन है आपके पास, इस पर हम लोगों ने लिमिट अप्लाई करनी है यहाँ, ठीक है. सो फंक्शन के अंदर वैल्यू रख देना, उसका हमें लिमिटिंग पॉइंट देगा. मान लें फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर, मान लें फंक्शन है आपके पास f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. अब हम लोगों ने लिमिट लेनी है. हम लोग लिमिट ले रहे हैं, लिमिट वी टेकिंग लिमिट x approaches 3. मान लें कि हम लोगों ने लिमिट ले ली फंक्शन पर, लिमिट x approaches 3 f of x. अब हम लोगों ने फंक्शन में f of x की जगह पर x रिप्लेस करना है, सॉरी 3 रिप्लेस करना है. सो दिस वुड बी 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पर हम लोगों को सिर्फ 3 रिप्लेस करना है. x किसको पहुंच रहा है? 3 को. सो एक वक्त आएगा जब 3 पर पहुंच जाएगा तो x की जगह पर हम लोग 3 रिप्लेस कर देंगे. सो 3 स्क्वायर इज 9. That is your limit, that is your limit, and this is your function, and this is your function, and this number is called the limiting value of the function. Function की लिमिट पर वैल्यू. So इस तरह हम लोग लिमिट फाइंड करते हैं. हम लोग इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को अभी 1 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं,
क्योंकि मेरे जहन में एक और पॉइंट है, पहले उसको डिस्कस कर लें फिर हम लोग इस। तो हमें पता चल गया कि लिमिट है क्या, इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट written in the form. So this is x approaches a means x approximating value of a. So x a को अप्रोच कर रहा है, अप्रोच का मतलब टेंडिंग टुवर्ड्स। अगर आप में से कोई बंदा थोड़ी भी इंग्लिश जानता है तो ये जरूर समझेगा कि टेंडिंग का मतलब है जा रहा है वो उस तरफ, वो उस तरफ पहुंच रहा है, वो उस तरफ जा रहा है, वो वहां पे पहुंचा नहीं है, वो जा रहा है उस तरफ। सो इट दिस x approaches a, here x is very very close to this point a, but x is not exact to a. ये a से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उसके बहुत करीब तरीन होगा, लेकिन a नहीं होगा। So by taking limit x approaches a, because so why taking limit x approaches a, तीसरा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन लिमिट है लेनी किसकी है, हमें पता चला फंक्शन की लिमिट लेनी है। फिर हमने पूछा कि लिमिट है क्या, हम लोगों ने बता दिया कि लिमिट किसी फंक्शन की वैल्यू है किसी पॉइंट पर, और वैल्यू भी क्या, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तकरीबन वैल्यू है उसकी। तो तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि लिमिट लेनी क्यों है, व्हाई taking limit at x is equal to a, because a is not in the domain। हम लोग फंक्शन की लिमिट उन पॉइंट्स पर चेक करेंगे जो डोमेन में शामिल नहीं होंगे, जो डोमेन में शामिल नहीं होंगे। आप लोगों ने याद रखना है कि ये बहुत अच्छे से हमें क्लियर करनी है चीजें, क्योंकि हमारा टोटली कैलकुलस का काम जो होता है ना, ये लिमिट से स्टार्ट होता है। अब सबसे पहले तो हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा फर्स्ट लेक्चर में, उसकी टाइप्स पढ़ी, उसमें हम लोगों ने इवन ऑड फंक्शन पढ़े, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़े, सर्कुलर फंक्शन पढ़े, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन और बहुत से फंक्शन पढ़े, हम लोगों ने ये सारे फंक्शन पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने कंपोजिशन सीखा, डोमेन रेंज फाइंड करना सीखा। अब नेक्स्ट जो है ये स्टेप है हमारा लिमिट पर। सो लिमिट एक्चुअली फंक्शन में ही पॉइंट है। सो अगर हम लोग देखें इस फंक्शन में, इस लिमिट में, इस फंक्शन में सॉरी, ये लिमिट अगर अप्लाई करें, लिमिट है x अप्रोचेस 2, हमें x की जगह पर 2 रखना है। तो हर बंदा जानता है यहाँ पर x है, x की जगह पर 2 रखोगे तो ये बनेगा 2 स्क्वायर माइनस 4 ओवर 2 माइनस 2। अब 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 4 0, और नीचे क्या रहेगा 2 माइनस 2 0। अब हर अकल समझ वाला बंदा जानता है कि दिस इज अनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये मालूम नहीं की जा सकती, हमें नहीं पता कि ये क्या, दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सो इसका मतलब है कि ये पॉइंट डोमेन में शामिल नहीं है। वो पॉइंट जहां पर हमें कोई डेफिनेट नंबर ना मिले, हम लोगों ने डोमेन की यही डेफिनेशन पढ़ी थी ना, कि डोमेन उन पॉइंट्स का सेट होता है जहां पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नंबर हो। तो यहाँ पर ये तो 0 by 0 इनडेफिनेट फॉर्म मिल रही है, ये तो डिफाइन ही नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि 2 आपका डोमेन में शामिल नहीं है। तो हमें पता चला कि लिमिट हम लोगों ने उन पॉइंट्स पर लेनी है जो पॉइंट्स डोमेन में शामिल नहीं होती। ये हमारा कैलकुलस का बहुत सबसे पहला चैप्टर है हमारा लिमिट, सॉरी फंक्शन। फंक्शन के बाद डोमेन नेम, डोमेन नेम के बाद हमारा आ गया लिमिट। इसके बाद हम लोगों ने बात करनी है कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी की लिमिट को आप लोग ऐसा समझो कि फॉर एग्जांपल आपने कोई सोने की अंगूठी बनवाई, बहुत खूबसूरत है, आप पहन के सो गए। अब वो क्या होगा कि वो अंगूठी आप सुबह उठ के देखते हो उसमें दरार है, आप उसे सुनार के पास लेके जाते हो। अगर तो वो बहुत ही बारीक दरार है जिसे हेयर कट लाइन बोलते हैं, बिल्कुल बारीक, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा, सुनार कहेगा कि ठीक है भैया मैं इसमें झाल लगा देता हूँ। झाल ही लगाएगा ना, वेल्डिंग थोड़ी ना करेगा, तो वो झाल लगा देगा। लेकिन अगर वो दरार ना हुई बल्कि बहुत बड़ा गैप हुआ तो वो क्या कहेगा कि भैया क्या करूं, झाल लगाऊं या रॉड लगाऊं। तो वहां पर अगर तो बिल्कुल माइनर सा बहुत बारीक सा डिफरेंस है, बहुत बारीक सा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम लोगों ने इस x इज इक्वल 2 की वैल्यू चेक की, इस पर 2 प्लस h ये वाला पॉइंट, इसके बाद हम लोगों ने 2 माइनस h ये वाला पॉइंट बनाया। इसके रिस्पेक्ट में हमें
फंक्शनल वैल्यू एक तो ये सेंटर वाली मिली, एक ऊपर वाली मिली और एक ये नीचे वाली मिली। तीनों के दरमियान अगर बहुत बारीक सा गैप है तो हम लोग कहेंगे कि हाँ यहाँ पर लिमिट अप्लाई हो सकती है। लेकिन अगर फंक्शन ही आपका इस टाइप का हुआ, लेकिन अगर आपका फंक्शन ही इस टाइप का हुआ तो इस पॉइंट पर ये तो इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो वैल्यू मिलेगी फंक्शन की वो ये मिलेगी, जो फंक्शन की हमें लेफ्ट साइड में वैल्यू मिलेगी फंक्शन की वो ये मिलेगी, और राइट साइड में हमें फंक्शन की वैल्यू ये मिलेगी। सो ऑफ कोर्स दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू। सो ये लेंथ अपने आप में जाहिर है इस लेंथ से बराबर नहीं है। सो इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं। लिमिट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर एक माइनर सा ऐड करेंगे नंबर, और माइनर सा नंबर माइनस करेंगे, फिर उन दोनों पर फंक्शनल वैल्यू चेक करेंगे। अगर फंक्शनल वैल्यू में गैप बिल्कुल ना होने के बराबर हुआ, विच इज नियर टू इग्नोरेबल, तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज देयर विल बी नो लिमिट। हमारा सारा काम लिमिट से चलता है, इसलिए हम लोगों को इसे बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो होप आई विल होप यू आर सेटिस्फाइंग। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब लिमिट तो फाइंड करनी है। हम लोग जानते हैं इस फंक्शन की 2 पर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी। हम लोगों ने क्या किया, अब इसकी डोमेन पहले चेक कर लेते हैं। डोमेन क्या है, इस फंक्शन को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट को पहले लिख लिया, इस पार्ट को अलग लिख लिया। हम लोग जानते हैं दिस इज पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, इसका मतलब इसके डोमेन रियल नंबर है। दिस इज रैशनल फंक्शन। सो रैशनल फंक्शन के हमेशा जो डिनोमिनेटर में होते हैं वही खराबी करते हैं। ये पॉइंट कब खराबी करेगा, जब ये x2 होगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, और 0 होने पर समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड होता है, जो हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि इस फंक्शन की डोमेन में हर बंदा शामिल है सिवाय 2 के। इसकी डोमेन बनेगी r-2। तो ओवरऑल फंक्शन के डोमेन चेक करने के लिए दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। सो दोनों का इंटरसेक्शन ये बनेगी। सो इसके बगैर, तो ये इस 2 के बगैर ऑल रियल नंबर इस फंक्शन की डोमेन होगी। डोमेन में जो पॉइंट नहीं होता उन्हीं पॉइंट पर हम लोग लिमिट चेक करते हैं। अब डोमेन में पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इस फंक्शन के ग्राफ में आपका ये जो पॉइंट 2 है, इस पॉइंट 2 पर छोटा सा होल होगा, यहाँ पर वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी। अगर आप पॉइंट पर वैल्यू चेक करो तो ये हमेशा इस पॉइंट से सीधी गुजर जाएगी, क्योंकि है ही नहीं ना, इन्फिनिटी मिल रही है हमें, तो इन्फिनिटी तो बहुत ऊपर कहीं जाके आएगा, तो इस पॉइंट पर वैल्यू नहीं मिलेगी जो फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं। हम लोग करते क्या है, हम लोग करते हैं कि इस 2 में थोड़ा सा माइनर सा 2 + h बिल्कुल नियरली अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 है, वो गैप ऐड भी कर देंगे, माइनस भी कर देंगे। अब माइनस करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर चला जाएगा, ऐड करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर चला जाएगा। अब इन दोनों पर फंक्शन की वैल्यूज चेक करते हैं। अगर उन फंक्शनल वैल्यूज में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस हुआ, नियर टू इग्नोरेबल हुआ, तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी हम वही मान लेंगे कि हाँ इस 2 पर भी वही वैल्यू है। अगर वो बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ तो हम लोग कहेंगे, मना कर देंगे कि भैया आपके पास कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, तेरे बगैर तो भैया जिंदगी बेकार है हमारी, लिमिट के बगैर तो हम लोग चल ही नहीं सकते। यही हमें बताता है कि अब इसमें अच्छी बात और हमें पता चल गई, हमें नई एक बात पता चली कंटिन्यूटी की। ये फंक्शन, क्या ये फंक्शन कंटिन्यू है? अगर फंक्शन पर लिमिट एग्जिस्ट करे तो फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यू है, उस पर टैग लगा दो कंटिन्यू का। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो भैया हमारी तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। तो हमें पता चला लिमिट इज द एसेंशियल पार्ट इन द कैलकुलस, इसके बगैर तो हमारी जिंदगी ही बगैर बेकार। सो नेक्स्ट है व्हाट व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। सबसे पहली बात तो अब हम लोगों ने वही बात की, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, जब आपके पास फंक्शन x अप्रोचेस a। अच्छा, इस पॉजिटिव का मतलब है कि आप लोग x को अप्रोच करवा रहे हो a पर नहीं अप्रोच करवा रहे हो, आप लोग इसे अप्रोच करवा रहे हो a + h पर। आप लोग उसकी राइट हैंड लिमिट ले रहे हो।
आप इस वक्त फंक्शन की राइट हैंड लिमिट हल कर रहे हो, x प्लस एच इस पॉइंट पे पड़े हो, ये आपका राइट हैंड में है, और ये माइनस हमें ये शो कर रहा है, आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हो, आप x इज इक्वल टू a माइनस एच ले रहे हो, a माइनस एच ले रहे हो, अब माइनस कर रहे हो, अब a तो आपका ये पॉइंट है सेंटर वाला, अब इसमें से कुछ माइनस करोगे तो पीछे ही आओगे, तो ये पॉइंट मिलेगा। अब इस पॉइंट पर जो आप वैल्यू चेक करो, अगर तो दोनों की लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अप्रोक्सीमेट इक्वल हुई, तब आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तब आपका फंक्शन ओके ही ओके वो कंटिन्यू हो सकता है। लाजमी नहीं कि कंटिन्यू की सिर्फ लिमिट एग्जिस्टेंस ही डेफिनेशन हो, और भी हो सकती है, बट दिस इज असेंशियल पार्ट, ये एक बहुत उसका लाजिम पार्ट है कि लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे RHL, इसे बोलेंगे LHL। LHL में मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL मींस राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट बराबर हुई तो अदरवाइज देयर विल बी नो लिमिट। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा है व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट। अब हमें लिमिट कैलकुलेट कब करनी है? सो ऑफ कोर्स हमें तब लिमिट कैलकुलेट करनी है, और उन पॉइंट्स पर लिमिट कैलकुलेट करनी है जहां पर जो डोमेन में शामिल नहीं है। सो जहां पर वैल्यू इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है वहां पर हम लोग लिमिट कैलकुलेट करेंगे। वो हैं कौन से इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स? यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं कि यहाँ पर भैया हमारे पास 7 टोटल इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं। पहली 0 बाय 0, हम लोग नहीं बता सकते कि 0 कौन है। अब ऊपर वाला 0 बोलेगा कि भैया मैं तो जहां पर भी आ जाऊं 0 कर देता हूं, तो समथिंग ओवर 0 और समथिंग जो भी हो 0 हो जाएगा। ये बोलेगा कि ऊपर वाले बोलेगा 0 करो, नीचे वाला बोलेगा नहीं, फिर मेरी तो कोई हैसियत ही ना हुई। मैं जानता हूं कि समथिंग ओवर 0 तो इन्फिनिटी होता है, वो तो बहुत बड़ा नंबर है, तुम मुझे कहां 0 कर रहे हो। अगर ऊपर वाले की बात माने तो ये नीचे शोर कर देगा, और अगर नीचे वाले की माने तो ऊपर वाला रोने लग जाएगा। इसका मतलब हम लोगों ने तो हाथ बांध दिए कि भैया छोड़ो, हम लोग कोई फैसला नहीं करेंगे, आप ऐसे ही रहने दो, आप कुछ भी नहीं, तेरे बारे में हम बोल ही नहीं सकते। तो हम 0 बाय 0 के बारे में कुछ नहीं बता सकते। So there is one and other indeterminate form which is called infinity by infinity. So this is also indeterminate form. ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ऐसा ना हो कि आप कहो कि इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी घटाया इक्वल 0, बात खत्म। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें नहीं पता, दोनों लामहदूद हैं, एक पता नहीं कितना लामहदूद है और दूसरा पता नहीं कितना लामहदूद है, हमें नहीं पता। इसका मतलब है कि भैया ये भी आप लोग नहीं बता सकोगे कि ये कितना है, तो ये भी इनडिटर्मिनेट में चला गया। इसमें ये जो नेक्स्ट पार्ट है 0 क्रॉस इन्फिनिटी, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई हुआ 0, इन्फिनिटी से कोई भी मल्टीप्लाई हुआ इन्फिनिटी। अब दोनों की बात रखने से रहे, इसके लिए हम लोगों ने छोड़ दिया इनको इनके हाल पे कि भैया तुम्हारा कोई फैसला नहीं हो सकता, तुम इनडिटर्मिनेट हो। सो 4 तो ये फॉर्मेट मिल गए हमें इनडिटर्मिनेशन के। 3 ये है। इसमें सबसे पहले वाला ये फॉर्मेट 1 रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी। अब बच्चा बोलेगा कि भैया पावर का मतलब होता है 2 रेज़्ड टू पावर 2 का मतलब अपने आप में ये होता है कि आप लोगों को 2 को 2 के साथ ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर इधर 2 की बजाय अगर इधर ए स्क्वायर हो, मान ए स्क्वायर हो, तो आप लोग क्या लिखोगे? ए क्रॉस ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो पावर का मतलब होता है आप उसी नंबर को उसी के साथ उतनी दफा मल्टीप्लाई करोगे जितनी पावर है। अब यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन है 1 रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी। अब 1 को 1 के साथ ही इन्फिनिटी टाइम मल्टीप्लाई करना, तो रिजल्ट में 1 ही मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 1 नहीं मिलेगा। लेकिन भैया ये आप लोग आंखों का धोखा ना खाओ, आंखों देखी मक्खी ना खाओ। आप लोगों को करना यह है कि इसे समझने की जरूरत है, ये 1 नहीं है, ये एग्जैक्ट 1 नहीं है आपके पास ना। दिस इज नॉट एग्जैक्ट 1, ये एग्जैक्ट 1 आपका है ही नहीं, ये टेंडिंग टुवर्ड्स 1 वाला है। ये 1 नहीं है एक्चुअल में, ये 1 को पहुंच रहा है। ये 1 नहीं है, ये 1 को पहुंच रहा है। ये या तो 1 से छोटा है या 1 से
बड़ा है, ये 0.99999 भी हो सकता है, ये 1.00001 भी हो सकता है, ये 1 से बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा छोटा हो सकता है, एग्जैक्ट 1 नहीं है। अगर इसके 3 आंसर होंगे, अगर तो ये 1 से छोटा हुआ तो आंसर होगा 0, अगर ये एग्जैक्ट 1 हुआ तो आंसर होगा 1, अगर ये 1 से जरा भी बड़ा हुआ तो आंसर होगा इन्फिनिटी। अब एक ही सूरत में 3 आंसर तो हो नहीं सकते, इसलिए हम लोगों ने हाथ बांध दिए कि भैया तेरा फैसला हम लोग नहीं कर सकते, तो बैठा रहे सुकून से इनडिटर्मिनेट फॉर्म में। अब नेक्स्ट है हमारे पास इन्फिनिटी रेज़्ड टू पावर 0। अब ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है, ये भी हम लोग नहीं बता सकते, तो इन्फिनिटी की जो मर्जी पावर हो जाए वो बोलता है कि इन्फिनिटी कर दो, 0 कहता है कि मैं जिसकी भी पावर में आ जाऊं उसे 1 बना देता हूं, तो हमारे पास कोई फैसला नहीं है करने को कि हम लोग क्या करें। इसका मतलब है कि ये भी इनडिटर्मिनेट में उठा के फेंक दिया। अब ये भैया क्या बोलता है, ये बोलता है 0 रेज़्ड टू पावर 0 भी इनडिटर्मिनेट है। अब आप इसे 1 नहीं करेंगे, ये भी अपने आप में इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये 1 तो एग्जैक्टली नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 1। ऐसा ना हो कि आप लोग इसे 1 लिख लो, आप अपना लॉजिक लगाओ कि 0 जिसकी भी पावर में आया वो 0, तो इसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे, ये तो बोलेगा ना कि भैया मेरे तो मजे ही आ गया, खुद पर ही चढ़ूं तो 1 हो जाऊंगा, तो मजा आ गया ना। तो ऐसी सूरत हाल में आप लोगों ने नहीं पढ़ना, दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सो 4 इनडिटर्मिनेट फॉर्म यहाँ पर गिवन है, 3 यहाँ पर गिवन है, इनके 2 अलग अलग नाम है। इन चारों को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, और इन तीनों को पावर वाली है ना, अब पावर को इंग्लिश में एक्सपोनेंट बोलते हैं, सो दीज आर एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स ऑफ इनडिटर्मिनेसी। इनडिटर्मिनेट में ये फॉर्म्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेंट फॉर्म। अब कौन कौन सी डिटर्मिनेंट फॉर्म्स है, ये पहली तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड करोगे रिजल्ट में आपको इन्फिनिटी मिलेगा, दिस इज डिटर्मिनेंट। हम लोग जानते हैं कि इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जमा करो तो रिजल्ट में इन्फिनिटी मिलेगा, इन्फिनिटी से जरब करो इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी मिलेगा। अब इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी रखो तब भी इन्फिनिटी मिलने वाला है। अब 0 की पावर आप लोगों ने ऊपर देखा था, इन्फिनिटी की पावर 0 हमारे पास इनडिटर्मिनेट में पड़ा है, लेकिन 0 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी हमारे पास डिटर्मिनेंट में पड़ा है 0, क्योंकि आप लोग जानते हो कि पावर का मतलब होता है प्रोडक्ट। सो 0 को इन्फिनिटी टाइम मल्टीप्लाई कर लें तब भी उसने 0 ही रहना है, उस बेचारे ने क्या करना है, तो वो 0 रहेगा, दिस इज डिटर्मिनेट फॉर्म। अब ये नेक्स्ट सिचुएशन वही 1 वाली जो मैंने डिस्क्राइब की है, यहाँ पर मैंने 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी डायरेक्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 नहीं लिखा, इसे नाम दे दिया a का। क्या किया, इसे नाम दिया a का। अब a रेज़ टू पावर x लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी। अगर तो तुम्हारा a 1 से छोटा हुआ 0 लेस देन a, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, अगर 1 और 0 के दरमियान में हुआ तो आंसर 0 होगा। अगर आपका ये a एग्जैक्ट 1 हुआ तो आंसर 1 होगा। अगर ये 1 से जरा भी बराबर हो गया, बड़ा हो गया ना, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। सो दिस इज द केस। इसके लिए एग्जाम्पल कुछ डिस्कस करना जरूरी है, जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने एक एग्जाम्पल इसके इस सिचुएशन के लिए बनाई है, जो कि ये है, हमारे पास x अप्रोच करता है 1 को, x अप्रोच करता है 1 को, और दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज अ एक्चुअली दिस फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके 3 नाम मैंने पढ़े हैं अपनी स्टडी में। पहला नाम पढ़ा मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन, दूसरा नाम मैंने पढ़ा इसका फ्लोर फंक्शन, और थर्ड बीएससी की बुक में है, इसे ब्रैकेट फंक्शन भी बोलते हैं, ब्रैकेट। So this is ब्रैकेट फंक्शन। अच्छा, इसकी डेफिनेशन ये है, आप लोगों का ये होमवर्क है, एक्चुअली दिस इज योर होमवर्क टू डिफाइन ब्रैकेट फंक्शन। सो ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन और इसका समझना आप लोगों पर है, आपका ये होमवर्क है, आप लोगों ने सिर्फ इसकी डेफिनेशन करनी है। तो इसकी डेफिनेशन मैं थोड़ी सी बता देता हूँ, इसकी वैल्यू होगी 0
अगर आपका x 0 से छोटा बराबर और छोटा हो 1 से, इसकी वैल्यू होगी 1। अगर ये 1 से, अगर अंदर वाले तमाम एलिमेंट 1 से छोटे या बराबर हों और स्ट्रिक्टली लेस देन, बिल्कुल छोटे हों, बराबर नहीं, स्ट्रिक्टली लेस देन 2 हो, तो इसकी वैल्यू 1 हो। सो इसकी डेफिनेशन ये है, पिछला नंबर अगर 0 से लेकर 1 तक कोई भी एलिमेंट हुआ, 0 हुआ या 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 में हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, यहाँ पर स्ट्रिक्ट नहीं है। सो 0 से लेकर 1 तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के लिए ये वैल्यू 0 देगा, और 1 से लेकर 2 तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये वैल्यू 1 देगा। सो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हमारा x अप्रोच किसको कर रहा है? 1 को। x अप्रोच कर रहा है 1 को। ये हमें क्वेश्चन है, रेज्ड पावर 1 ओवर x माइनस 1। लिमिट हमारी, हम लोगों ने लिमिट 1 प्लस एच और 1 माइनस एच फाइंड करना है। हम लोगों ने लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, क्योंकि अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो ये तो हमारे पास एक इनडिटरमिनेट फॉर्मेट मिल रहा है ना। अगर हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो ये तो अपने आप में हमें इनडिटरमिनेट सी मिल रही है, जो कि 1 रेज़्ड टू पावर इंफिनिटी बनता है। तो चूंकि 1 माइनस 1 0 होगा, समथिंग ओवर 0 इंफिनिटी, तो यहाँ पर 1 रेज़्ड टू पावर, इसका मतलब ये 1 इसकी डोमेन, फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं है। इस पर हमें लिमिट लेनी है। तो लिमिट लेने के लिए आपको करना ये है कि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट, वो उस पर तो डोमेन में वैल्यू ही नहीं है। सो थोड़ा सा आगे जाकर या थोड़ा सा पीछे जाकर वैल्यू मिलेगी हमें। सो थोड़ा सा आगे जाते हैं, 1 प्लस एच। 1 प्लस एच हम लोगों ने किया, लिमिट हम लोगों ने चेंज कर दी, एक्स अप्रोच 1 से 1 प्लस एच, लिमिट अप्लाई कर दी हम लोगों ने। अब ये जो बात है, हम लोगों ने इस पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करने के लिए इस पॉइंट को पिक किया। अब इन दोनों के दरमियान ये h फासला है। अगर ये h फासला 0 हो जाए, अगर ये फासला h 0 हो जाए, तब ये पॉइंट तकरीबन इस पॉइंट के ऊपर चढ़ जाएगा, बराबर हो जाएगा, तकरीबन बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये 1 माइनस एच है, ये फासला दरमियानी फासला h है। अगर यहाँ से भी ये h 0 हो जाए तो ये पॉइंट भी तकरीबन इस पर चढ़ जाएगा। अब हमें करना ये है कि लिमिट लेनी है h अप्रोच 0, क्योंकि हमें फासले को कम करना है ताकि दोनों के दरमियान डिफरेंस बिल्कुल बारीक हो। इसलिए हम लोगों ने अब x से लिमिट हटाकर x की जगह पर तो 1 प्लस एच रिप्लेस कर दिया अपने फंक्शन में यहाँ पर। अब हम लोगों ने लिमिट x से हटाकर h पे लिया, h अप्रोच 0। अच्छा, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये -1 + 1 कट जाएगा, 1 प्लस एच। अब ऊपर कितनी है पावर? 1 ओवर एच। एच आपका 0 को अप्रोच कर रहा है। एच किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये अपने आप में बनेगा 1 प्लस एच, 1 प्लस एच। एच आपका नियरली इक्वल टू 0 है, और होल रेज़्ड टू पावर आपकी बन चुकी है, अगर लिमिट अप्लाई करो तो इनफिनिटी बन चुकी है। अब फंक्शन आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन। सो 1 प्लस एच पर वैल्यू हमें 1 मिलेगी, 1 एग्जैक्ट है, तो इसकी पावर इनफिनिटी 1 के इक्वल है। सो अगर आप, so this is equal to 1, so that is the way to evaluating the limit. इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म है, डिटरमिनेट फॉर्म है, वो एग्जैक्टली 0 व टर्मिनेटिंग टू, टेंडिंग टुवर्ड 0, टेंडिंग टुवर्ड 0। ऊपर आपके पास एग्जैक्ट 0 पड़ा है, नीचे आपके पास टेंडिंग वाला 0 है, 0 को पहुंच रहा है। ऊपर एग्जैक्ट 0 है, नीचे 0 को पहुंच रहा है, तो आपका आंसर 0 होगा। अगर ऊपर आपका कोई भी नंबर है, नीचे एग्जैक्ट 0 है, तो आंसर इनफिनिटी। ये एक मैंने एग्जांपल रखी है, लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी sin x ओवर x इज इक्वल टू 0। ये आपकी असाइनमेंट है, आप लोगों ने ये प्रूव करना है इस लिमिट को कि ये वाकई 0 के इक्वल है। इसके अंदर जो लॉजिक यूज हुआ है वो आप लोगों ने बता। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट। लिमिट को हम लोगों ने किस तरह इवैल्यूएट करना है? नंबर 1, अगर आपके पास कोई भी फॉर्मेट है फॉर 0 by 0 फॉर्म यूज
rationalization, double rationalization, factorization, binomial approximation, L'Hopital rule, ये है डेल हॉस्पिटल लिखा है. सो ये एक फ्रेंच बंदा है, उसने रूल अप्लाई बनाया था. सो फ्रेंच लोग बाद में वो एस और पी को वैसे ही खत्म कर देते हैं. एच और एस को वैसे ही खत्म कर देते हैं, बोलते नहीं है, इसलिए उनका वो सीधा पी पे आते हैं. L'Hopital rule. सो फाइंडिंग फैक्टर एंड कैंसलिंग देम, ये भी आपका फैक्टराइजेशन में ऑलरेडी पार्ट हो चुका है. So these are some ways of finding limit. There is a fundamental theorem for limiting is called sandwich theorem. Sandwich theorem ये हमें कहता है कि अगर कोई फंक्शन है आपके पास f of x, कोई फंक्शन है, एक फंक्शन आपका g of x है, एक फंक्शन आपका h of x है, वो किसी एक पॉइंट पर मीट अप कर रहे हैं x इज इक्वल टू a पर. तो अब फंक्शन क्या है, ये f of x ग्रेटर और इक्वल टू g of x है, g of x ग्रेटर और इक्वल टू h of x. एक्चुअली यहाँ पर ये ग्रेटर बड़े के लिए नहीं यूज होगा, यहाँ पर बुलंद के लिए यूज होगा. तो ये जो ग्रेटर है यहाँ पर ये बुलंद के लिए यूज होगा, मतलब कि f of x बुलंद है g of x से, g of x बुलंद है h of x से. बड़े के लिए नहीं यूज होगा बल्कि ऊंचे या बुलंद के लिए यूज होगा. तो यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर अगर f of x लिमिट अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, लिमिट f of x पर अप्लाई कर रहे हैं, g of x पर h of x, एक्चुअली दिस इनइक्वालिटी पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं. अब अगर f of x l को अप्रोच कर रहा है, h of x l को अप्रोच कर रहा है, तो सैंडविच थ्योरम कहता है कि आपका सेंटर वाला अगर l बड़ा है इस फंक्शन से और ये फंक्शन बड़ा है इससे l से, एक फंक्शन किसी दूसरे नंबर से छोटा बड़ा नहीं हो सकता. तो अगर वो एक ही वक्त में छोटा बड़ा नहीं हो सकता तो वो पक्का उसके बराबर ही होगा. तो इसका मतलब है कि हम लोगों को ये रिजल्ट मिला, लिमिट x approaches a g of x is equal to l is known as sandwich theorem. Rarely use sandwich theorem. So यहाँ पर हमारी बुक है, बुक से हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी. थ्योरम्स का मतलब है कुछ इस्लात. अगर आपके पास एक फंक्शन f of x है, एक फंक्शन g of x है, आप उस पर लिमिट अप्लाई कर रहे हो. सो लिमिट एक लीनियर फंक्शन है, ये सिंपली दोनों पर अलग-अलग अप्लाई होगा. ये लिमिट f of x पर भी अलग से अप्लाई हो जाएगा, ये लिमिट g of x पर भी अलग-अलग अप्लाई हो जाएगा. आप लोग अलग-अलग अप्लाई करके दोनों की लिमिट्स को ऐड कर सकते हो. For example, we have a function x plus 5. तो दोनों पर अलग-अलग लिमिट अप्लाई होगी, x पर अलग होगी, 5 पर लिमिट अलग होगी. सो x अप्रोचेस 1 है तो ये 1 बन जाएगा, 5 में x है ही नहीं तो लिमिट कहाँ अप्लाई होगी, ये 5 ही रहेगा. सो 1 plus 5 is equal to 6. सो ये फर्स्ट थ्योरम था. सेकंड में हमें ये कहा गया कि अगर दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं तो सिंपली इन पर लिमिट आप लोग अलग-अलग अप्लाई कर दोगे, दोनों पर, इस पर भी लिमिट, इस पर भी अलग-अलग. अगर आपके पास किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट k मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट आप लोग बाहर निकाल सकते हो, कांस्टेंट के बगैर आप लोग अंदर लिमिट अप्लाई कर सकते हो फंक्शन पर. सो कांस्टेंट वैसे का वैसे ही आएगा और फंक्शन की जो लिमिट अप्लाई होगी वैल्यू l है, तो दिस इज k है. सो यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई कांस्टेंट लिमिट के साथ आ रहा है तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल के लिमिट फंक्शन पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते. फर्दर अगर कोई फंक्शन प्रोडक्ट में पड़ा है, फॉर एग्जांपल जैसे ये फंक्शन प्रोडक्ट में पड़े हैं दो, एक f of x है, एक g of x है. अगर कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में पड़े हैं तो आप लोग उन पर सिंपली अलग अलग करके लिमिट अप्लाई कर सकते हो.
एफ ऑफ एक्स पर अलग से लिमिट अप्लाई होगी, जी ऑफ एक्स पर अलग से लिमिट अप्लाई होगी। एफ ऑफ एक्स की लिमिट एल बनेगी, जी ऑफ एक्स की लिमिट एम बनेगी। सो जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल इन्होंने लिमिट, आप लोगों को इसे देखने की जरूरत है। फर्दर अगर दो फंक्शन आपके पास डिवाइड में पड़े हैं, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, और आपको उस पर लिमिट अप्लाई करना है, देन दिस लिमिट कैन बी इवेल्युएटेड सेपरेटली ऑन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग दोनों पर लिमिट अलग अलग अप्लाई कर लोगे, इस पर कोई अलग से रूल बनाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग लिमिट अप्लाई होगी। दिस इज अ लीनियर फंक्शन। एफ ऊपर वाले पर अलग, नीचे वाले पर अलग। डिवाइड में अगर फंक्शन हुआ तो इस तरह। नेक्स्ट है, अगर कोई फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, होल उसकी कोई ना कोई पावर एन आ रही है, कोई उसकी होल पावर आ रही है, तो फिर अगर आपको फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करना है तो आप लोग उसकी पावर को कंसीडर किए बगैर उस पर फंक्शन पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों ने लिमिट अप्लाई की, आप लोग दिस लिमिट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस पावर। हम लोग पावर के अंदर भी लिमिट को ले जा सकते हैं, पावर पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। चाहे आप लिमिट लगाकर पावर लगाकर लिमिट हल करो या लिमिट लगा के पावर हल करो, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। आपकी लिमिट घर के आदमी है, वो घर के अंदर जा सकता है। सो दैट इज द वे। कुछ एग्जांपल्स गिवन है, आप लोगों को इनको अटेम्प्ट करना है। फाइनली लिमिट्स ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शंस। हम लोगों के पास लिमिट्स हैं फंक्शंस की। हम लोगों ने जाना x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n को हम लोग इस तरह लिखेंगे और x माइनस a को तो वैसे ही हम लोग लिखेंगे। अब हम लोगों ने इस नंबर को फैक्टराइज किया जो कि इसके इक्वल होता है, इसकी जगह पर हम लोगों ने ये टर्म लिखी और नीचे वाला ये जो x माइनस a है ये वैसे लिखी। अब ये x माइनस a इस x माइनस a कैंसिल कर देगा। आपका जैसे ही कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाए, आप लोगों ने लिमिट अप्लाई करनी है। यहाँ पर कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे कैंसिल हो गया तो अब आप लोगों ने लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट है आपकी x अप्रोचेस a, सो x की जगह पर ये आ जाएगा। यहाँ पर बनेगा a रेज़ पावर n माइनस 1, यहाँ पर a रेज़ पावर n माइनस 2, a रेज़ पावर n माइनस 3, ये पहले ये सारा, ये तो a रेज़ पावर n माइनस 1 वैसे बन गया, ये n माइनस 2 और इस a की 1 पावर, सो ये लिखा हुआ है a रेज़ पावर n माइनस 2 डॉट a रेज़ पावर n माइनस 3 डॉट इज n। सो अब ये तो भाई साहब आपका a रेज़ पावर n माइनस 1 वैसे ही आ गया। अब ये यहाँ पर a की पावर 1 है, यहाँ पर n माइनस 2 है, सो 1 में आप लोग ऐड करोगे माइनस 2 तो दिस इज n माइनस 1, सो a रेज़ पावर n माइनस 1 रहेगा। यहाँ पर 2 में से 3 माइनस करोगे तो a रेज़ पावर n माइनस 1 रहेगा और ये लास्ट वाला a रेज़ पावर n। अब ये कितनी दफा जमा हो रहे हैं, ये n टाइम्स ऐड हो रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि दो को दो दफा जमा किया जाए तो 4 बनता है, 2 को 2 से जरब देकर भी 4 बनता है, 2 को 3 दफा जमा किया जाए तो 6 बनता है, 2 को 3 से जरब कर दिया जाए तब भी 6 बनता है। मतलब हमें ये मिला, अगर एक नंबर को उसी में ही आप ऐड कर रहे हो तो जितनी दफा ऐड करोगे, अगर आप उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर सेम होगा। जैसे 2 को हम लोगों ने 3 दफा जमा किया 6 बना, तो 2 को 3 से जरब किया तब भी 6 बना। अब यहाँ पर a रेज़ पावर n माइनस 1 कितनी दफा ऐड हो रहा है, n टाइम्स, तो इस a रेज़ पावर n माइनस 1 को n से मल्टीप्लाई करके लिखने से ये सिचुएशन बन जाएगी। होप यू आर गेटिंग। इसके बाद दिस इज अ केस 1। अब हम लोगों को ये सेकंड केस करना है, थर्ड केस करना है। सो दो ही केसेस है हमारे पास, ये सेकंड केस भी करना है। सो दिस इज योर होमवर्क, योर सेकंड केस इज योर होमवर्क। आप लोगों ने इसे होमवर्क में अटेम्प्ट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगे कहीं से नहीं समझ आ रही तो आप यू कैन कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। यहाँ पर एक्चुअली हमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है, कि हम लोगों ने लिमिट को इवेल्युएट कैसे करना है। दिस इज अ रैशनल फंक्शन, बच्चे की फॉर्मेट वाला है, रैशनल फंक्शन है। अब गौर करने पर हमें नजर आ जाएगा ऊपर पोलिनोमियल है नोमिनेटर में, नीचे भी पोलिनोमियल। ये फंक्शन है एक पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल फंक्शन।
जब भी फंक्शन पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल हो तो आप लोगों ने हमेशा फैक्टराइजेशन करनी है, जैसे इन लोगों ने ये फैक्टराइजेशन की है। फैक्टराइजेशन करने से होगा ये कि आपके पास ऊपर नीचे एक कैंसलिंग फैक्टर मिल जाएगा। फैक्टर मिलने के बाद आप कैंसिल करोगे और झट से लिमिट अप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। सो मेन थिंग इज इम्पोर्टेंट इज कि अगर आपके पास कोई रैशनल फंक्शन पोलिनोमियल ओवर पोलिनोमियल की टाइप का हो तो आप लोगों ने फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी है। लेकिन यहाँ पर वो हमें ये बता रहे हैं कि अगर कोई रैशनल फंक्शन आपका स्क्वायर रूट टाइप का हो तो आप लोगों ने फैक्टराइजेशन की बजाय रैशनलाइजेशन करनी है। रैशनलाइजेशन में हम लोग सेंटर वाले टर्म का सिंबल चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो हमारे पास ये a माइनस बी, दिस इज a, दिस इज b, a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा। a स्क्वायर जब बनेगा तो इस टर्म का स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, दिस इज x प्लस a, और इसका स्क्वायर a का स्क्वायर इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, सो दिस विल बी सिंपली, और ये नीचे x इंटू दिस पार्ट x, ये पार्ट रह जाएगा x मल्टीप्लाई। सो माइनस ए प्लस ए एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ऊपर सिर्फ x रह गया। अब ये x और नीचे वाला x कॉमन फैक्टर कट गया। कॉमन फैक्टर ये a नहीं है, कॉमन फैक्टर ये x है। जो ऊपर नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कट रहे हो वो कॉमन फैक्टर है, ना कि दूसरे। सो कॉमन फैक्टर आपका कट गया। अब लिमिट अप्लाई कर दें। अब हमें लिमिट अप्लाई करने की जरूरत है। x अप्रोचेस 0, ये x 0 हो जाएगा। सो 0 प्लस ए ही रहेगा, a का स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर। सो ये हमारे पास सिचुएशन है। यहाँ पर इवेल्युएट करना है, इसको उन्होंने फैक्टराइजेशन से हल किया होगा, इसको उन्होंने रैशनलाइजेशन से हल किया होगा। इसके बाद लिमिट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर लिमिट क्या होगी? सो लिमिट एट इंफिनिटी f of x, if f of x is equal to 1 over x, when x is not equal to 0, तो अगर आपके पास लिमिट 1 over x है और लिमिट x अप्रोच इंफिनिटी है तो आंसर 0 होगा। समथिंग ओवर इंफिनिटी, 1 over infinity is equals to 0, something over infinity is 0. हमें करना ये है कि जब भी लिमिट हमारी इंफिनिटी पर होगी, हम लोगों को करना सिर्फ इतना है कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है जिस पर लिमिट यूज हो रही है वो आपका डिनोमिनेटर में किसी तरह रह जाए। अगर आप किसी तरह उसे डिनोमिनेटर में लाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका जो आंसर मिलेगा वो डिफाइन नंबर होगा और वो 0 के इक्वल होगा। जैसे हर सूरत में यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं वेरिएबल x क्यूब है, सो x डिनोमिनेटर में पड़ा है, तो यहाँ पर इंफिनिटी अगर रख भी दो तो इंफिनिटी भी इंफिनिटी होगा और समथिंग ओवर इंफिनिटी 0। यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी, यहाँ पर सिमिलर इज द केस। सो कुछ एग्जांपल्स वगैरह किए हैं इन्होंने, आप लोगों को देखने की जरूरत है। सो नेक्स्ट पार्ट इज limit 1 plus n raised to power 1 over n raised to power n is equal to 8 if n approaches infinity, अगर आपका n infinity। सो अगर बाइनोमियल थ्योरम हम लोग यूज करें, हम लोग इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फर्स्ट ईयर के 8वें चैप्टर में बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज वगैरह पढ़ के आए। सो होप यू आर गेटिंग दिस, आप लोगों को याद होगा। सो यहाँ पर इन्होंने बाइनोमियल सीरीज का यूज किया है। बाइनोमियल सीरीज हमें ये कहती है कि फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 होना चाहिए, सेकंड में जो मर्जी हो, पावर जो मर्जी हो, आप लोग उसे एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए और उसके बाद एडिशन होनी चाहिए। ये दो चीजें अगर आपको मिल जाए तो आप लोग अपनी बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंड कर सकते हैं। तो पहला एलिमेंट हमें 1 मिल रहा है, उसके बाद पॉजिटिव मिल रहा है, तो हम लोग अपनी बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंड कर सकते हैं, which is equal to 1 plus nx, where n is the power and x is the second element.
सो ये n आपकी ये पावर आ गई और ये 1/n ये आ गया। इसके बाद है n इंटू एन माइनस वन बाई टू, एन पावर है और पावर में से 1/2 फैक्टोरियल और सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू 3 फैक्टोरियल एंड एक्स क्यूब एंड सो ऑन। सो ये सिचुएशन होगी। अब हम लोग जानते हैं कि ये n तो इस n को कैंसिल करेगा, करेगा ना। अब इन दोनों में से n कॉमन आएगा, यहाँ पर n स्क्वायर बनेगा और ये यहाँ पर 1 बनेगा और ये बनेगा 1/n। अब ये n स्क्वायर तो इस n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर दोनों में से इससे भी n लिया, इससे भी n लिया, तो यहाँ पर तो n क्यूब बन गया। यहाँ पर 1 बनेगा और ये बनेगा 1/n। यहाँ पर 1 बनेगा और ये बनेगा 2/n। ठीक है, ये n क्यूब इस n क्यूब से कैंसिल होगा तो बकाया टर्म रहेगी। यहाँ पर 1 वैसे का वैसे ही आ गया, यहाँ पर भी 1 रह गया था, ये वैसे आ गया। यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन एक तो ये 2 फैक्टोरियल रह गया और दूसरा यहाँ पर 1 रहता था और यहाँ पर 1/n, तो 1 माइनस 1/n इंटू 1/2 फैक्टोरियल। यहाँ पर एक तो 3 फैक्टोरियल रहता था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 माइनस n था, यहाँ पर 1 था, वहां पर 2 माइनस n था। सो 1 माइनस 1/n एंड 1 माइनस 2/n ये रहा और 1/3 फैक्टोरियल ये रहा। अगर आप n अप्रोचेस इंफिनिटी पुट करें, अगर आप n अप्रोचेस इंफिनिटी यहाँ पर पुट करते हैं तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 रहेगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1/3 1/3, 1 माइनस 0 1, 1 इंटू 1/2 1/2, ये 1 प्लस 1, ये 1 वैसा ही, ये 1 वैसा ही, ये 1/2 1/3, फिर 1/4 रहेगा, फिर 1/5 रहेगा। इन सबको ऐड करें तो जो वैल्यू बनती है ई की उसके इक्वल आता है, दिस इज इक्वल टू ई। तो हमें पता चला कि लिमिट x approaches infinity 1 plus 1/n raised to power n is equal to e। तो इस वजह से ये इक्वल है। सो डिडक्शन आप लोगों ने ये खुद करनी है, ये डिडक्शन और ये आप लोगों के ऑलरेडी सॉल्व है, इन लोगों को इनको आपको देखने की जरूरत है। सो नेक्स्ट है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमें यहाँ पर कहा गया है कि ये एक ट्रायंगल है, दिस इज अ ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल सिचुएशन ये है कि एक इन्होंने सर्कल लिया है, सर्कल लिया है, सर्कल के सेंटर से इन्होंने ये पॉइंट लिया है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया है, ठीक है, परपेंडिकुलरली, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया है। यहाँ पर एंगल आपका 90 डिग्री का बन रहा है और इन्होंने एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया ये और इस लाइन को इससे मिलाया। सो इसको नाम दिया है ए का, इस पॉइंट को नाम दिया है बी का, मान लो इस पॉइंट को नाम दिया सी का और इस पॉइंट को नाम दिया डी का। सो तीन चीजें बन रही है। एक तो हमारे पास ये ट्राइंगल बन रही है ABCD, सॉरी ABC ट्राइंगल बन रही है। एक आपके पास सेक्टर ऑफ सर्कल, ये हिस्सा भी शामिल हो रहा है, ये सारा हिस्सा ABC सेक्टर ऑफ सर्कल, और एक ये बड़ी ट्राइंगल बन रही है, ये वाली ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ABD। सो यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें, यहाँ पर हम लोग गौर करें तो ये एक सर्कल, तो ये एक ट्राइंगल, ये दूसरा सेक्टर ऑफ सर्कल ये वाला, और तीसरी ट्राइंगल ये सारी। सो ABCD, तो हम लोग गौर कर सकते हैं
बी सी डी, इन पॉइंट्स को हम लोगों ने नाम दिए। हम लोग और कर सकते हैं कि एबीसी का एरिया छोटा है, एबीसी ट्रायंगल, सॉरी, एबीसी ट्रायंगल का एरिया छोटा है एबीसी सेक्टर ऑफ सर्कल से, और एबीसी सेक्टर ऑफ सर्कल का एरिया छोटा है एबीबी ट्रायंगल से। हम लोगों ने अपने इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया। हम लोगों ने देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, उन लोगों ने इस पॉइंट को नाम दिया है ओ का, इस पॉइंट को नाम दिया है ओ का, इस पॉइंट को नाम दिया है ए का, इस पॉइंट को नाम दिया है बी का, और आई थिंक इस पॉइंट को नाम दिया है डी का। तो इन्होंने एरिया ऑफ ओ ए बी छोटा होगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, और ये एरिया छोटा होगा ए ओ डी ट्रायंगल से। अब हमें इन सब के एरियाज फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। अब एरिया फाइंड करने के लिए मुझे लेंथ चाहिए, तो लेंथ चाहिए। अब हम लोगों ने क्या किया, to evaluate this limit let us consider a unit circle। एक यूनिट सर्कल हम लोगों ने कंसीडर किया। अब यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 के इक्वल होता है, जिसका रेडियस 1 के इक्वल होता है। उन्होंने दो रेडियस लिए है, OA और OB, जो के इक्वल है 1 के। सो रेडियस 1 है। अब हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा चाहिए। सो इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा चाहिए मुझे, इस ट्रायंगल में साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए बी, हाइपोटेन्यूज ओ बी। सो ए बी ओवर ओ बी, इन ट्राइंगल ओ सी बी, ओ सी, so I think this part is C, and I think this part is A. So this length is CB, this length is OB. So this is actually, this is radius of circle. This is also, no, this is not. सिचुएशन ये है कि उन्होंने एक सर्कल बनाया है, उस सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल लिया है, ये सिचुएशन है। अब यहाँ पर एंगल राइट एंगल है आपका, ये उन्होंने नाम दिया है ओ का, इसे पॉइंट को नाम दिया है बी का, इस पॉइंट को नाम दिया उन्होंने ए का, इस पॉइंट को नाम दिया उन्होंने डी का, इस पॉइंट को नाम दिया सी का। सो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बीसी ओवर हाइपोटेन्यूस ओबी। सो बीसी ओवर ओबी, दिस इज बीसी, दिस इज ओबी। जानते हैं बीसी रेडियस के इक्वल है, बीसी रेडियस के इक्वल है, जो कि सॉरी ओबी, बीसी नहीं, बीसी तो ये लेंथ है ना, ओबी, ओबी साइड रेडियस के इक्वल है, जो कि 1 है। सो दिस डिनोमिनेटर इज 1, और जिसके नीचे 1 ना हो उसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है। सो 1 से कोई इफेक्ट नहीं। सो बीसी की वैल्यू, ये जो बीसी साइड है इसकी वैल्यू हमें मिली साइन थीटा, साइन थीटा। इसके बाद हम लोगों ने टेन थीटा डिफाइन किया है एओडी ट्रायंगल के लिए। ए ओ डी, एक्चुअली एओडी ट्रायंगल के लिए, सो एओडी ट्रायंगल के लिए then I think there is some mistake. This point must be, then this point must be A and this point must be B. So
एओडी ट्रायंगल के लिए हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा होता है अपने आप में, टेन थीटा अपने आप में होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस. So perpendicular AD, I think this AD is perpendicular or OA. This OA is base. Since OA is equal to 1, so tan theta is equal to AD. So हमें यहाँ पर वैल्यू मिल रही है. अब एरिया ऑफ AOB, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ क्रॉस विड्थ स्क्वायर का. तो ट्रायंगल का फार्मूला होता है लेंथ क्रॉस विड्थ बाय 2. सो लेंथ AO है, OA है और विड्थ BC है इज इक्वल डॉट 1/2. OA अपने आप में 1 के इक्वल 1 into 1/2 1/2. BC sin थीटा है, सो दिस इज इक्वल टू 1/2. सो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग जानते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है. सो हम लोगों ने इवेल्युएट, आर तो 1 है तो 1 का स्क्वायर भी 1, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 थीटा. अब एरिया ऑफ एओडी का फार्मूला हम लोग जानते हैं, एडी हम लोगों ने 10 के इक्वल निकाली, ओए अपने आप में 1 है, सो 1 डॉट tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा. दिस 1/2 विल बी देयर. सो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल ओएबी का एरिया कम है इससे और इसका एरिया कम है इससे. सो तीनों को हम लोगों ने इस तरह लिख लिया. अब तीनों के साथ हम लोगों ने 2 को मल्टीप्लाई किया, दिस 2 विल बी कैंसल. सो यहाँ पर रहेगा 1, एक्चुअली यहाँ पर रहेगा साइन थीटा, यहाँ पर रहेगा थीटा, यहाँ पर रहेगा टेन थीटा. यहाँ पर रहेगा टेन थीटा. ये रहेगा अपने आप में साइन थीटा लेस देन थीटा लेस देन टेन थीटा. टेन थीटा अपने आप में साइन थीटा बटा कॉस थीटा है. दोनों तरफ हम लोगों ने साइन अप्लाई किया. ये साइन बाय साइन 1 बना, 1 इज इक्वल टू थीटा और ये अपने आप में बना 1 ओवर कॉस थीटा. अब हम लोगों ने लिमिट ली, लिमिट x अप्रोच 0. 1 पर तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, ये 1 नहीं रहेगा. इस पर लिमिट अप्लाई होगी, ये 1 लेस रहेगा अपने आप में लिमिट. सॉरी, इस तरफ थीटा भी डिवाइड हुआ था ना, ये अपने आप में रहेगा लिमिट x या फिर थीटा अप्रोचेज 0 sin theta over sin theta, theta over sin theta. So limit theta approaches 0, theta over sin theta. So यहाँ पर theta by sin theta रहेगा. Actually this case will be, actually इन्होंने क्या किया, ये 2 पहले कैंसिल किया, 2 कैंसिल किया, फिर दोनों तरफ sin theta डिवाइड किया. sin से कैंसिल होके 1 रह गया, यहाँ पर थीटा बाय sin थीटा रहेगा. टेन को लिख सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा, तो नीचे वाला sin से कट गया, 1 ओवर cos रह गया. अब हम लोगों ने लिमिट ली थीटा अप्रोच 0. जब थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो cos 1 को अप्रोच कर देगा. यहाँ पर तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, ये रहेगा वैसे ही 1 ग्रेटर देन, ये रहेगा अपने आप में 1 ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोच 0 sin थीटा ओवर थीटा एंड लिमिट थीटा अप्रोच 0 cos थीटा अपने आप में 1 हो गया. ये रहेगा 1 ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोच 0 sin थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन 1. अब आगे भी 1 है, पीछे भी 1 है. अब एक नंबर 1 से एक ही वक्त में बड़ा या छोटा कैसे हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना. तो दोनों सूरत हाल में एक ही सूरत हाल है कि वो उनके बराबर हो सकता है. सो यहाँ से हमें पता चला कि लिमिट n अप्रोच 0 थीटा अप्रोच 0 sin थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1. So this was your sandwich theorem. Your sandwich theorem is your homework.
आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछने हैं तो यू कैन आस्क। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।